बीसीसी नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन और उसकी यौगिक का पार्ट 2। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जो है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब ये सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है एक तरह का कार्बन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से कार्बन बहुत ही नॉन कंपाउंड्स हैं बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो कंपाउंड्स वो यौगिक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो कार्बन की ये सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है? तो एक तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी 4 संयोजकताएं होती हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिससे कि ये 4 जो है वो लोगों से जुड़ सकता है, यानी कि 4 अलग परमाणुओं से ज्वाइंट हो सकता है। इसका मैंने आपको परमाणु मॉडल भी बता दिया है। अब ये क्लियर हो गया कि एक कार्बन 4 लोगों को आपस में जोड़ सकता है। अब ये सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब क्या है कि पहली बात, इसकी जो पहली गुण है कि इसमें कैटिनेशन की पावर पाई जाती है, यानी श्रृंखलन की क्षमता पाई जाती है। जैसे आपको मैं समझाता हूँ कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से कार्बन एक दूसरे से जुड़ते हुए बहुत ही लंबी जो है वो चेन बना सकते हैं। तो ये कार्बन की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता रह जाता है और एक लंबी चेन बना लेता है। इसको बोलते हैं कैटिनेशन या श्रृंखलन। तो ये कार्बन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से ये अपने साथ जुड़ते हुए कार्बन को लेते हुए, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 और ऐसे जुड़ते जाएंगे और बहुत सारे कंपाउंड्स का निर्माण वो कर सकता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की, कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये 4 अन्य परमाणुओं को भी अपने साथ जोड़ सकता है, जिसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है या दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे कि कार्बन अगर है तो इस प्रकार से कार्बन एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे और जो बाकी की खाली जगह है, क्योंकि एक कार्बन की 4 वैलेंसी यानी 4 संयोजकता होती है, मैंने आपको बताया। तो ये बाकी के 3 लोगों को जो जोड़ेगा वो हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है, या कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी हो सकता है, कोई दूसरा परमाणु भी हो सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन को जोड़ सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ सकता है। तो इसी प्रकार से कार्बन की एक दूसरी प्रॉपर्टी ये भी होती है, क्योंकि इसकी संयोजकताएं 4 होती हैं, तो ये अन्य जो है परमाणुओं को भी जोड़ लेता है। तो ये जो 2 कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ है, ये कार्बन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इस वजह से कार्बन जो है वो बहुत ही नॉन कंपाउंड बनाते हैं और उन कंपाउंड का अपना ये एक महत्व होता है। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स में एक चीज़ लिखी हुई है, कार्बनिक यौगिक। तो कि कार्बन जो है, यानी कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं जो कार्बन से बनते हैं। तो पहले ऐसा समझा जाता था कि सिर्फ ये जीवन शक्ति, मतलब कि ये सजीव वस्तुओं में ही या सजीवन जो जीवित प्राणी हैं उनमें ही ये प्रेजेंट होता है, इनके बने यौगिक, जैसे कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में या किसी और स्पीसीज़ में। तो ऐसा समझा जाता है कि हम कार्बन को अपने लैब में बना नहीं सकते, इसको सिंथेटिक फॉर्म में जैसे कि और केमिकल्स वगैरह हम बना लेते हैं, कार्बन के से बने यौगिकों का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। मगर बाद में एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक वोलर, इन्होंने 1828 में एक कार्बन का पहला कह सकते हैं कि यौगिक बनाया लैब में, यानी फर्स्ट सिंथेटिक कंपाउंड मेड फ्रॉम कार्बन, जो कि था यूरिया। ठीक है, यूरिया से हम सभी वाकिफ़ हैं। तो यूरिया उन्होंने सबसे पहले बनाया, जो कि कार्बन से बना हुआ कंपाउंड था। यूरिया के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये जो है धारणा जो है वो गलत साबित हो गई, क्योंकि साइंटिस्ट ऐसा समझते थे कि सिर्फ और सिर्फ जो है कार्बन जीवन कह सकते हैं जीवित वस्तुओं में ही मिलता है, सजीव वस्तुओं में ही मिलता है, सजीव प्राणियों में ही मिलता है, मगर हम उसको लैब वगैरह में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जबकि यूरिया को सिंथेसाइज किया गया था और ये धारणा जो है वो गलत साबित हो गई। अब आते हैं हम थोड़ा कि अपने कॉन्सेप्ट पर, कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और बाकी और प्रॉपर्टीज़ कार्बन की क्या होती हैं। अब हम इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, एक टर्म मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे होता है हाइड्रोकार्बन। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जो है, इस नाम से आपको लग रहा है, अगर आप इसको बीच में ब्रेक करते हैं तो हाइड्रो से बनता है हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन आपको पता ही है।
तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलके जो भी चीज़ें बनेंगी, जो कंपाउंड बन रहे हैं, एक कैटेगरी उनकी बनाई गई है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मिलके बनाएंगे क्या? हाइड्रोकार्बन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। अब हाइड्रोकार्बन में देखिए कुछ होते हैं एल्केन, ठीक है, कुछ होते हैं एल्कीन और कुछ होते हैं एल्काइन। तो ये हाइड्रोकार्बन्स जो हो गए वो एल्केन हो गए, एल्कीन हो गए और एल्काइन हो गए। और भी इसके सब टाइप्स होते हैं, वो अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे। बट बेसिकली आप देखेंगे तो एल्केन्स होते हैं, एल्कीन होती है और एल्काइन होती है। अब देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में फ़र्क क्या होता है, तो ये अभी हम धीरे धीरे आगे और समझेंगे। बट एल्केन में समझ लीजिए, अगर आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो, तो मैंने आपको बॉन्ड्स के बारे में बताया था कि मान लीजिए कोई कार्बन है, तो कार्बन के बीच में इस प्रकार से अगर एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर किसी कार्बन में दो बॉन्ड है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसी प्रकार से अगर तीन है यहाँ पे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गए। यहाँ पे इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है। मैंने ये एग्जाम्पल आपको नाइट्रोजन से बताया था, जिसमें नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते थे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के केस में भी 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। इसको बंध बोलते हैं हिंदी में, 1 बंध, 2 बंध या 3 बंध। इसी प्रकार से कार्बन में भी 3 बंध हो सकते हैं। तो अगर आप बंध से समझने की कोशिश करें, बॉन्ड से समझने की कोशिश करें, तो अगर सिंगल बॉन्ड है यानी कि एल्केन हो सकता है। अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, ये पहली सिचुएशन में, ये क्या होगा? एल्केन होगा। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, किसी इस यौगिक में कहीं पे भी एक भी डबल बॉन्ड या एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। और अगर कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड है यानी 3 बंध है, तो 3 बंध होने की वजह से वो किसकी कैटेगरी में आएगा? वो एल्काइन की कैटेगरी में आएगा। यानी कि ये क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना यौगिक होगा। मतलब मेन जो होगा उसका फार्मूले में जो मेन एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। इसके अलावा और परमाणु भी हो सकते हैं, वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा वो कैसे हो सकते हैं और उसको क्या बोलते हैं। बस यूं समझ लें आप कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके कोई यौगिक बना हुआ है, कोई चेन है कार्बन की, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा। ये क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि हमारे कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किस प्रकार से एक दूसरे को कार्बन को जोड़ता चला जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एल्केन किसको कहेंगे? जिसमें सिंगल बॉन्ड। एल्कीन किसको कहेंगे? इसमें डबल बॉन्ड। और एल्काइन किसको कहेंगे? जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो वो एल्काइन की कैटेगरी में आएगा, एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो वो एल्कीन की कैटेगरी में आएगा, और कोई भी ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड नहीं है तो वो एल्केन की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक हेडिंग में आपके लिखा हुआ है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, या संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं, ये क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, यहीं पे आपने सीख लिया है एक्चुअली कि संतृप्त उसको कहेंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होंगे। मतलब कह सकते हैं कि जो एल्केन होता है वो एल्केन आता है किसकी कैटेगरी में? संतृप्त जो है वो कार्बन यौगिक में आता है। यानी एल्केन किस में आ गया? संतृप्त कार्बन यौगिक में आ गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। और जो असंतृप्त यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, असंतृप्त का मतलब हो गया जिसमें भी 2 या 2 से अधिक बॉन्ड ट्रिपल या डबल होंगे उसको असंतृप्त कहते हैं। मतलब कि ये दोनों जो हो गया एल्कीन और एल्काइन किस में आएगा? असंतृप्त की कैटेगरी में आ गया। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, ये असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हो गया। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड या पॉलीसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड या पॉलीसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो एक चीज़ ये अभी क्लियर हो गई यहाँ पे हमको कि अगर कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कोई कंपाउंड है तो हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। उसमें भी क्या है? एल्केन हो सकते हैं, एल्कीन हो सकते हैं और एल्काइन हो सकते हैं बेसिक लेवल पे। अब इसमें भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होगा, डबल और ट्रिपल है तो एल्कीन एल्काइन होगा।
संतृप्त कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे, यानी कि एल्केन को सिर्फ कहेंगे, ठीक है। एल्केन या इसके भी आगे जो भी सब टाइप्स होंगे उसको संतृप्त कहेंगे, यानी कि जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसा आप याद कर सकते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है संतृप्त कार्बनिक यौगिक, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी प्रेजेंट है तो क्या हो गया, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ये आप समझ गए। हम ये जो भी बॉन्ड्स की बात करेंगे, देखिए डबल, सिंगल, ट्रिपल, ये हमेशा कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात की जाएगी, किसी और परमाणु या ग्रुप के बीच की बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पे शायद ये क्लियर हो गया कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। अब आगे जो है कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है जो लिखा हुआ है कि 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े प्रत्येक कार्बन परमाणु एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्र 4.6c में दर्शाया गया है। ये देखिए एक फिगर आपको दिखाया गया है यहाँ पे। तो अब ये हम बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ये संतृप्त है असंतृप्त है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला जो लिखा हुआ है इस प्रकार से है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब आपको ये बता दूं मैं कि आपको शुरू से बता रहा हूँ कि कार्बन की हमेशा 4 संयोजकताएँ होती हैं। तो देखिए एक संयोजकता तो यहाँ से वो पूरी हो गई इस प्रकार से, ठीक है। अभी 3 संयोजकताएँ जो है इस कार्बन की बाकी है, 3 संयोजकताएं इस कार्बन की बाकी है। मतलब अभी भी 3 ग्रुप से या किसी भी एटम से, परमाणु से जब तक इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ये संतुष्ट नहीं होगा, इसकी चारों संयोजकताएं पूरी नहीं होंगी। तो अभी इसको क्या करना है कि 6 जो है और परमाणुओं को अटैच करना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया अगर, तो हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा, ये भी अपना यहाँ पे रख देगा। तो इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन का समझौता हाइड्रोजन की तरफ से और कार्बन की तरफ से भी 1 इलेक्ट्रॉन का समझौता होता जाएगा और ये पूरी तरह फार्मूला आपका बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए कार्बन नंबर पहले की देखिए कितनी संयोजकताएं हो गई, या 1 2 3 4 कंप्लीट है, इसकी भी 1 2 3 और 4 कंप्लीट है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब ये साफ हो गया कि कार्बन कार्बन की जो आप श्रृंखला बना रहे हैं, जो चेन बना रहे हैं, उसमें चेन बनाने के बाद जितने भी संयोजकताएं बचती हैं, यानी कि कार्बन के कह सकते हैं जितने भी हाथ बचते हैं, कार्बन के 4 हाथ होते हैं ऐसे समझ लीजिए। तो कार्बन ने एक हाथ पकड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, फर्स्ट कार्बन ने एक हाथ पकड़ा हुआ है दूसरे कार्बन का, ठीक है। तो अभी इसके भी 3 हाथ खाली थे, इसके भी 3 हाथ खाली थे, तो इसलिए तीनों हाथ से कौन कौन आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस प्रकार से इधर भी हाइड्रोजन हो गया। तो ये होती है आपकी हाइड्रोकार्बन। अगर आप इसको देखेंगे ये क्या है, ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ ये कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हो गया। अभी हाइड्रोकार्बन भी कौन सा बताइए, एल्केन होगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। और एल्केन में भी क्या होगा, ये संतृप्त है क्या असंतृप्त है बताइए, एल्केन है तो एल्केन की बात कर दिया तो ये संतृप्त ही होगा, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिर्फ एल्केन में ही होता है। चलिए एक आगे एग्जाम्पल और दिया हुआ उसको देखते हैं, C2H4 का, और इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। C2H4 ये दिया गया आपको। अब यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले कार्बन आपने बना दिया, अच्छी बात है। अब आपके पास 4 हाइड्रोजन है तो आप 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन ये हो गया, 2 3 और ये आपका हो गया 4। अब ये करने के बाद आप देखिए कि क्या आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो रहे हैं या आपको कुछ करने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे समझौता किया गया है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा यहाँ पे समझौता किया गया है, ये कार्बन के द्वारा। ये कार्बन नंबर 1 हो गया आपका, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि एक बॉन्ड में दोनों तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, दोनों परमाणु की तरफ से। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इस कार्बन के पास, कार्बन नंबर पहले के पास 1 2 3 4 ये हो गए यहाँ पे, उसके बाद ये हो गए 5 6। तो ये अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन टोटल हो रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए इसमें आप काउंट कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही इसमें है। इसका मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो है कंप्लीट शेल होने के लिए, अस्थायी अवस्था होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने की ज़रूरत होती है। और इस कार्बन में आप ये भी देख रहे होंगे कि इसके 3 ही हाथ खुले हुए हैं, यानी 3 बॉन्ड ही इसने बनाए हैं, जबकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 बॉन्ड बनाने के बाद ही वो अस्थायी हो पाता है।
यानी एक बॉन्ड हमको और बनाना है। तो क्या हम हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना समझौते में डाल दिया है, अभी वो और कोई बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है जो है आउटर शेल में, जो कि बाहरी कक्षा में। यानी कि हमारे कार्बन के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि इसके पास 4 हाथ होते हैं, एक हाथ ये इससे जोड़ लेगा ये वाले कार्बन से। तो इस प्रकार से देखिए अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और समझौते में आ गए और ये पूरा 8 इलेक्ट्रॉन का स्थायी अवस्था हो गया। इसी प्रकार से इस दूसरे वाले कार्बन ने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन समझौता किया। अब आप खुद देख रहे होंगे कि इस कार्बन को भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं और ये अस्थायी अवस्था में आ चुका है। अब हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बाद में बीच में कितने बॉन्ड हो गए? 2 बॉन्ड हो गए। तो क्या ये एल्केन है? नहीं, ये क्या है? ये एल्कीन है। और एल्कीन हमेशा क्या होते हैं? वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं। तो ये अभी हमको क्लियर हो गया कि C2H4। तो मॉडल देखिए बनाने के लिए आपको इसी प्रकार से चलना पड़ेगा। जो भी आपको कार्बन दिए हुए हो पहले उनको लिख लें एक जगह, जो हाइड्रोजन हो वो बराबर से आप उनको बांट दें उनमें। उसके बाद देखें अगर बैलेंस नहीं है तो इसी प्रकार से सिंगल, ट्रिपल या डबल बॉन्ड लगाते हुए उसको संयोजकताएं जो है वो कार्बन की पूरी कर लें। देख लें कार्बन के कितने हाथ खुले हुए हैं और कितने बाकी हैं। तो ये हमको अभी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसी प्रकार से और भी सूत्र है, देखिए C2H2 भी दिया हुआ है। C2H2 की आप देखना चाहें तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन को आप इस प्रकार से जोड़ लें, ठीक है। 2 बॉन्ड मान लीजिए मैंने अभी लगाया है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। अभी भी आप देखिए कार्बन के कितने हाथ खुले हैं? पहले कार्बन के सिर्फ 3 हाथ, दूसरे कार्बन के सिर्फ 3 हाथ खुले हैं। हाइड्रोजन के और हाथ नहीं खुल सकते क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा। कार्बन के 4 हाथ हैं, 3 खुले हैं, तो एक हम और यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये भी बैलेंस हो जाता है। तो काफ़ी सिंपल है, आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए श्रृंखलाएं, शाखाएं तथा वलय, ये क्या चीज़ है? अभी देखिए कि हमने पढ़ा कि कार्बन किस प्रकार से जो है वो मेथेन, एथेन, प्रोपेन बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, मैंने नाम नहीं बताया आपको एक्चुअली। देखिए अगर C2H6 है, C2H6 लिखा हुआ है, तो ये जो है इसको बोलते हैं एथेन बोलते हैं। और आगे आप पढ़ेंगे कि बहुत सारे नाम कार्बन के दिए गए हैं, वो हम थोड़ा टेबल में समझने की कोशिश करेंगे। कार्बन का परमाणु की संख्या के हिसाब से जो है ये नाम जो है वो डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है मेथेन, ठीक है, जिसमें कि 1 कार्बन होता है। उसके बाद आता है एथेन, जिसमें कि 2 कार्बन होता है। फिर आता है प्रोपेन, जिसमें कि 3 कार्बन होता है। ब्यूटेन में 4 होता है। पेंटेन में 5 होता है। हेक्सेन में 6 होता है। आगे भी होते हैं, आपके टेबल में नहीं दिए हैं। हेप्टेन होता है, ऑक्टेन होता है, नैनोन होता है और डेकेन होता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाते हैं उनके एक नाम निश्चित कर दिए गए हैं कि जो 1 कार्बन होगा तो उसके आगे मेथ लगाएंगे, 2 कार्बन होगा उसके आगे एथ लगाएंगे। तो इस प्रकार से होगा, भी आप आगे नामकरण पद्धति में भी इसको जो है समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है 4 कार्बन की स्थिति में। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 4 कार्बन है, चलिए 1 2 3 4, ये का कौन सा आपका ब्यूटेन है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या है, ब्यूटेन है, C4H10। तो C4H10 इसका फार्मूला हो गया और आपके पास 4 कार्बन है। अब आपने इस प्रकार से इसको जोड़ दिया और जितने भी हाथ खाली थे आपने सब जगह हाइड्रोजन लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया और देखा कि भाई ये सिंगल बॉन्ड इसमें सारे हैं। तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हमारा एल्केन है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आएगा। अब एक काम और हो सकता है कि मान लीजिए मैं कहूँ कि इसको आप इस प्रकार से अरेंज कर दीजिए। अब देखिए अब भी तो सारे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मगर ऊपर और नीचे के स्ट्रक्चर में आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इस कंडीशन में, देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में नीचे वाले में कि हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो बदल जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन की स्थिति बदल जाती है क्योंकि कार्बन की स्थिति भी बदलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये क्यों क्रिएट हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे कार्बन के स्थिति चेंज हो गई और यहाँ पे इसके अलग तरीके से स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है आपको, इसलिए संरचनात्मक समावयन। तो इसको बोलते हैं एक्चुअली स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल
आइसोमर बोलते हैं। मतलब ये हो गया कि कार्बन अपने आप को एक सीधी श्रृंखला में भी जोड़ सकता है, या कह सकते हैं कि ब्रांच फॉर्म में भी जोड़ सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, शाखाओं में बदल सकता है। जो कार्बन की श्रृंखला है वो शाखाओं में भी बदल सकती है। मान लीजिए कि अगर आपको और कार्बन दिया गया, हो सकता है कार्बन इस प्रकार से जुड़ा हो, यहाँ पे भी कार्बन हो, यहाँ पे भी कार्बन हो, इसमें भी हो सकता है कि 2 कार्बन और जुड़ जाए। तो ये हो सकता है कि कार्बन अपने आप को शाखान्वित करके एक ब्रांच फॉर्म में भी अरेंज कर सकता है। और अगर फार्मूला सेम है, जैसे कि C4H10 के केस में हुआ, देखिए C4H10 जो फार्मूला है, यहाँ पे भी जितने कार्बन हाइड्रोजन है यहाँ पे भी उतने ही कार्बन हाइड्रोजन है। मतलब फार्मूला सेम है, परमाणु सेम है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। फ़र्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ संरचना में फ़र्क है, स्ट्रक्चर में फ़र्क है। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। आइसोमर का मतलब यही होता है कि फार्मूला सेम होगा, परमाणु सेम होंगे, परमाणुओं में कमी या बढ़ोतरी नहीं होगी, बट फिर भी स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाता है। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। कभी कभी ये एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बना लेते हैं कि ये साइकिल के फॉर्म में बन जाते हैं, यानी कि पूरा आकृति इनकी इस प्रकार से बन जाती है साइक्लिक फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। हो सकता है ये कार्बन इस प्रकार से भी अरेंज हो जाए, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से भी अरेंज हो सकता है। यही कार्बन जो है आपका इस प्रकार से भी अरेंज हो सकता है, दोनों फॉर्म में अरेंज हो सकता है। तो ऐसे फॉर्म में अरेंज हुआ तो देखिए क्या होगा कि अलग तरीके से संरचना होती है। अगर आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो इस प्रकार से होगा, आपके यहाँ फिगर में दिया भी हुआ है। तो होता क्या है कि जब भी ऐसे फॉर्म में अगर कार्बन ने खुद को अरेंज कर लिया है तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फॉर्म। और साइक्लिक फॉर्म के नाम पे इसका नाम देते हैं साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। इस प्रकार से फॉर्म इसका होता है। तो अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बताया, ठीक है। आप में एल्काइन का एग्जाम्पल तो नहीं दिया हुआ है, मगर ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अगर देखिए मान लीजिए कि 6 कार्बन की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6, अगर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि 6 के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, हेक्सेन यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन और 6 के लिए हेक्सेन यूज़ करते हैं। तो हेक्सेन यूज़ करते हैं। अभी तक तो हम हेक्सेन बोल रहे थे, सॉरी ये साइक्लो नहीं होगा, ये ओनली हेक्सेन होगा। और अगर इसी को आप जो है वो साइक्लिक फॉर्म में बदल देते हैं इस प्रकार से, तो 6 कार्बन अगर साइक्लिक फॉर्म में लग गए तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। तो नाम के आगे क्या लगा देंगे, साइक्लो। तो इसी प्रकार से अगर एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन के केस में भी अगर 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन। क्या होगा, हेक्सीन। मगर अगर आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन हो गए। मान लीजिए कहीं डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, एल्कीन के फॉर्म में हो गया। मैंने आपको बताया जब भी डबल बॉन्ड हो जाएगा तो वो एल्कीन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो वो एल्काइन हो जाएगा। तो अब एल्कीन के फॉर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये साइक्लिक फॉर्म में हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपके फिगर में बना भी हुआ है, ये अगर साइक्लिक फॉर्म में हो गया, इस प्रकार से अगर अरेंज हो गया, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लगा होता है, जितनी भी फिर उसके बाद वैलेंसीज हैं वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दी जाती है। यहाँ पे भी आपका कार्बन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया गया। तो अभी हिसाब से आप देखेंगे तो ये अगर ये साइक्लिक फॉर्म में बदल गया है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, हेक्सीन से साइक्लोहेक्सीन हो गया। क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से ही बनता है, बट वो साइक्लिक फॉर्म में होता है। फार्मूला सेम होता है, बट वो फॉर्म कैसा होता है, साइक्लिक होता है, क्योंकि एक साइकिल स्ट्रक्चर में बन जाता है। और नाम में भी हम हमेशा साइक्लो लगा देते हैं, जो भी नाम होगा। हेक्सीन है तो साइक्लोहेक्सीन, पेंटीन है तो साइक्लोपेंटीन, इसी प्रकार से हेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन है तो साइक्लोपेंटेन, या जैसे भी आपके सामने होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, C2H6 जो मैंने यहाँ पे बनाया है। C2H6 किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो अब एक चीज़ और है आगे टर्मिनोलॉजी, मुझसे दोस्ती करोगे, ये क्या है भाई,
होता क्या है कि कार्बन हमेशा क्या नहीं होता है कि हाइड्रोजन ही वहाँ पे रहे, लगा रहे। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, कभी कभी हाइड्रोजन को रिमूव करके दूसरे परमाणु भी वहाँ आके अटैच हो सकते हैं। इसी को यहाँ पे बताया गया है कि वो परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो चेन्स हैं, वो कुछ ग्रुप्स अलग से अगर लग गए तो फंक्शनल ग्रुप जो है उनको बोलते हैं, और वो वहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित करके वो वहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो अगर आपको मैं जो है एग्जाम्पल एक दो बताऊँ तो समझ लीजिए कि आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने काफ़ी सुना होगा C2H5OH, ठीक है, ये फार्मूला है आपका एथेनॉल का, ठीक है, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में काफ़ी एल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये एल्कोहल का फार्मूला अगर आप बनाएंगे तो ये फार्मूला आपका जो कहाँ से आया है देखिएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपको याद आ रहा हो तो आपने अभी एल्केन का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। ये कौन सी एल्केन है, ये इथेन है। तो इथेन में चूंकि 2 कार्बन होते हैं और ये एक तरह का एल्केन है जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। होता क्या है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है और वहाँ पर OH ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो मान लीजिए अगर हम एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं और यहाँ पे कौन सा OH ग्रुप आके अटैच हो जा रहा है, तो ये इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे एक आपका OH ग्रुप आके अटैच हो गया। तो होता क्या है कि अब ये हो गया C2H5OH हो गया। तो ये जो OH ग्रुप आ गया, ये एक्स्ट्रा ग्रुप आ गया, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह। बहुत सी कंडीशन में, बहुत से फार्मूले में नाइट्रोजन आके बाइंड हो सकता है, दूसरे परमाणु आके बाइंड हो सकते हैं, या कुछ विषम, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रकार्यात्मक समूह का, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या कुछ एल्कोहल ग्रुप, मैंने आपको जैसे बताया अभी एल्कोहल OH ग्रुप है, या कुछ आपका एल्डिहाइड होता है, CHO ग्रुप होता है, ठीक है। फिर आपका कुछ कीटोन की ग्रुप हो सकता है। ये सारे ग्रुप जो है वो ऑलरेडी इनका नामकरण किया गया है। कुछ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं जैसे कि CH3COOH में, CH3COOH में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का, उनमें आके कुछ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाते हैं और फिर उनका फार्मूला कह सकते हैं चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, उनके जगह पे वो दूसरे जो है परमाणु आके जुड़ जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे ये होता है कि अब जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है, देखिए अब जो कैरेक्टर है उस यौगिक का, उस कंपाउंड का, जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो फिजिकल कैरेक्टर या केमिकल कैरेक्टर्स जो हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करने लगती हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मॉडिफाई करता है उस पर्टिकुलर यौगिक के। अगर मान लीजिए कोई C2H5 और सिर्फ C2H6 होगा, इथेन होगा, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और अगर कोई एथिल एल्कोहल हो गया तो इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। अब आगे बात करते हैं समजातीय श्रेणी की क्या है। तो समजातीय श्रेणी आसान है। इसमें एक्चुअली ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई भी प्रकारात्मक समूह किसी भी यौगिक में मान लीजिए कि एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह लग रहा है, तो वो एक ही समजातीय श्रेणी में आते हैं। जैसे कि अगर मैं एल्कोहल ग्रुप की बात करूं तो अगर मैं लिखता हूं मान लीजिए कि CH3OH, मैं लिखता हूं C2H5OH, मैं लिख रहा हूं C3H7OH, तो देखिए इसमें क्या है कि ये समजातीय श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनमें एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, OH आ रहा है, ठीक है। इनमें जो डिफरेंस होगा वो एक बराबर से होता जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक कार्बन है और कितने 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, और तीसरे वाले में कितने, सॉरी यहाँ पे C3 है, यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन है। तो ये जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक बराबर से रहता है, ठीक है। डिफरेंस कितना होगा, एक बराबर से होगा। जैसे यहाँ से आप यहाँ आएंगे तो आपको CH2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको CH2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो ये जो CH2 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये डिफरेंस हमेशा एक बराबर से ही रहेगा, और समजातीय श्रेणी में हमेशा उन्हीं कह सकते हैं कि यौगिकों को रखा जाएगा जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो समान होंगे। यही होता है समजातीय श्रेणी। अगर आप एल्केन की समजातीय श्रेणी की बात करेंगे मान लीजिए, तो एल्केन का मान लीजिए कि आप CH4 है, CH4 आपका एक एल्केन है, और C2H6 भी आपका क्या है, एक एल्केन है। तो ये भी एक समजातीय श्रेणी में आते हैं क्योंकि जब आप देखेंगे तो इनमें जो डिफरेंस होगा
वो हमेशा CH2 का होगा, क्योंकि यहाँ CH4 है, यहाँ पे C2H6 है। इसी प्रकार से आप C3H8 लिख देंगे तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, CH2 का होगा। तो ये हमारी है समजातीय श्रेणी। इसी प्रकार से एल्कीन और एल्काइन के भी यही नियम लागू होते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आपको परमाणु द्रव्यमानों के माध्यम से कुछ कैलकुलेशन का दिया गया है, वो आप देख सकते हैं, वो इजी है क्योंकि आपको दिया गया है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है हाइड्रोजन का और कार्बन का, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे कुछ फार्मूला एक दिया हुआ है देखिए, और आपको भी कहा गया है कि कुछ फार्मूला आप भी देखती है एल्कीन और उसका, एल्केन और एल्काइन का। ये देखिए CnH2n जो दिया गया है ये एल्कीन्स का फार्मूला है, तो फार्मूले में कुछ है नहीं। एल्कीन आप देखेंगे, एल्काइन देखेंगे, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। एल्केन देखेंगे और एल्काइन देखेंगे हम। आपको यहाँ पे देखिए एल्कीन का फार्मूला क्या दिया गया है, CnH2n, ठीक है। CnH2n का मतलब क्या हो गया, अगर आप किसी एल्कीन की बात करते हैं मान लीजिए, तो एल्कीन में देखिए मान लीजिए कि आपका C2H4 है, ये एक तरह का एल्कीन है, यानी कि कार्बन कार्बन इस प्रकार से जुड़ा होगा और 4 हाइड्रोजन इससे अटैच होंगे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये आपका हो गया एल्कीन। अब आप देखिए फार्मूले के हिसाब से आप देखेंगे तो फार्मूले में देखेंगे कार्बन है, N जो है कोई भी संख्या हो सकती है, 2 3 4 5 संपूर्ण संख्या। अब यहाँ पे कार्बन देखेंगे कितना है, 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। H2n मतलब कि हाइड्रोजन कितना है, कार्बन से दुगना है, 2n। मान लीजिए हमको हाइड्रोजन नहीं पता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 इंटू n कितना है हमारा, 2 है, ठीक है, ये हो गया कितना, C2H4। तो हमको ये फार्मूला वापस से मिल गया। कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ हम ये बता दें कि ये कार्बन की संख्या कितनी है पर्टिकुलर यौगिक में, और ये बता दें कि वो एल्केन, एल्कीन या एल्काइन है, तब हाइड्रोजन की संख्या आप प्राप्त कर सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। इसी प्रकार से एल्केन का फार्मूला देखेंगे तो ये होता है CnH2n+2, और एल्काइन का फार्मूला देखेंगे तो CnH2n-2। तो इन दोनों का फार्मूला ये होता है। आप इस फार्मूले पे रख के टेस्ट भी कर सकते हैं, फार्मूले से आप निकाल सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या। तो अभी हम ये समजातीय श्रेणी समझ गए क्या होता है। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, इस क्रियाकलाप को भी आप देखिए, जो पढ़ा है आपने उस बेसिस पे ही, वो आसान है, आप कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल चलिए हम एल्केन का भी देख लेते हैं कि CnH2n+2 में इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमने आपको कोई कंपाउंड दे दिया और बोला कि कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है मान लीजिए, और ये एक तरह का एल्केन है। चलिए बताइए हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। कार्बन की संख्या 2 है मतलब C2 होगी, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 पहले से लिखा है फार्मूले में देखिए, और इंटू n की संख्या आपको कितनी दिया गया, 2 दिया गया, +2। इसको सॉल्व करेंगे आएगा कितना, C2H6, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ये कौन सा कंपाउंड है, आपका एथेन है। एल्काइन में भी आप इसी प्रकार से रख के देख सकते हैं।